स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को गृह विज्ञान में पाठ रोगी का भोजन से पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये कि रोग की अवधि में किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए और क्यों। रोग की अवधि में किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए और क्यों, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर जो रुग्णावस्था, रोग की अवधि को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं रुग्णावस्था। रुग्णावस्था में प्रायः रोगी की भोजन की इच्छा जाती रहती है और पाचन शक्ति भी मंद हो जाती है। अधिकतर रोगी व्यक्ति जो होते हैं उनके जो खाने की इच्छा होती है वो नहीं रह जाती है, उनका कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होती है, और उनकी जो पाचन शक्ति भी होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। परंतु शरीर को भोजन की आवश्यकता रहती है, लेकिन क्या है कि शरीर को चलाने के लिए भोजन की हमें आवश्यकता अधिक से अधिक होती है। तो इस भोजन की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं कि हम किस प्रकार का भोजन बनाएं जो रोगी व्यक्ति को अच्छा लगे। तो उसी के बारे में है कि और यदि भोजन ना मिले तो शरीर अपनी संग्रहित खुराक को व्यय करना प्रारंभ कर देता है। जो शरीर है, अगर जो शरीर को भोजन की प्राप्ति नहीं होती है टाइम टू टाइम, तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति की खुराक है, खाने की क्षमता है, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और उसकी खुराक जो है धीरे धीरे ही कम होती जाती है। परिणाम स्वरूप रोगी का वजन घट जाता है। जब व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो उसका वजन भी घट जाएगा और वह निर्बल हो जाता है। रोग में शरीर भोजन की प्राकृतिक स्थिति की अपेक्षा अधिक तेजी से खर्च करने लगता है। परिचारिका को रोगी की आवश्यकता तथा स्वाद को देखते हुए बड़ी निपुणता से भोजन की योजना बनानी चाहिए और तैयार करना चाहिए। जो भी रोगी व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार का भोजन बनाएं जो वो उसे स्वादानुसार या इच्छानुसार खा सके। फिर आगे है, रुग्णावस्था में पाचन शक्ति मंद हो जाने के कारण केवल ऐसे पौष्टिक तत्व देने चाहिए जिनसे पाचन क्रिया पर अधिक जोर न पड़े। रोग की अवधि में जो पाचन शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इसलिए रोगी व्यक्ति को ऐसा पौष्टिक भोजन देना चाहिए जिससे उसकी पाचन क्रिया पर अधिक जोर न पड़े और उसके जो पचाने की क्षमता है वो बनी रहे। रोगी का भोजन ऐसा होना चाहिए जो सरलतापूर्वक खाया और सरलतापूर्वक पचाया जा सके। ज्वर की दशा में तरल पदार्थ सर्वोत्तम रहते हैं। फलों के रस, विशेषकर संतरा, अंगूर के रस रोगी को स्फूर्ति ला देते हैं। अत्यधिक ज्वर की दशा में ऐसे तरल पदार्थ देने चाहिए जिनसे भोजन का अंश अधिक हो। रोगी व्यक्ति को ऐसा भोजन देना चाहिए जो सरलता से खाया व पचाया जा सके। ज्वर की अवस्था में उसे जो है तरल पदार्थ देने चाहिए, जैसे कि दूध और सूप। जो दूध है उसमें पौष्टिक तत्व होता है, अधिक से अधिक मात्रा में होता है, जो भोजन की क्षमता की पूर्ति कर देता है। दूध में विभिन्न प्रकार के भोजन के अंश पाए जाते हैं जो सरलतापूर्वक पच जाते हैं और अधिकांश रोगियों की प्रवृत्ति के अनुरूप भी बैठते हैं। दूध में क्या है कि उसमें जो पौष्टिक तत्व जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो और उसे पचाने में भी आसानी रहती है। इसलिए हमें रोगी व्यक्ति को दूध व सूप देना चाहिए। तरल पदार्थ प्रत्येक 3 या 6 घंटे बाद रोगी को दिया जाना चाहिए। भोजन कराते समय पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। जो तरल पदार्थ जो दूध है, सूप है, ये सब चीज़ें दे रहे हो तो देते टाइम जो है प्रत्येक 3 या 6 घंटे बाद ही रोगी को देना चाहिए और उसमें पानी की मात्रा जो है अधिक कर देनी चाहिए। पानी की क्षमता है जो
उसमें अधिक कर देनी चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में पानी देना चाहिए। तो फिर है रुग्ण अवस्था में आहार की व्यवस्था। रोग की अवधि में किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए। तो पहला है हल्का भोजन। रोगी व्यक्ति को सर्वप्रथम हल्का भोजन देना चाहिए, जिससे क्या है उसका हल्का भोजन रोगी को उस दशा में दिया जाता है जबकि ज्वर उतर गया हो और कमज़ोर ना हो। जो हल्का भोजन है, जब ज्वर उतर गया हो तो भी उसको हल्का भोजन देना चाहिए, जैसे कि बिस्किट है, बिना दूध का साबूदाना है, अरारोट है, सूजी, दलिया, कस्टर्ड, उबले और स्ट्यू किए फल व सब्जी आते हैं। तो हल्के भोजन के अंतर्गत हम जो है रोगी व्यक्ति को बिस्कुट दे सकते हैं, बिना दूध का साबूदाना दे सकते हैं, अरारोट, सूजी, दलिया आदि ये चीज़ें हम दे सकते हैं। फिर दूसरा है सुपाच्य भोजन। सुपाच्य भोजन जो अधिक से अधिक मात्रा में पचाया जा सके। तो अत्यधिक सरलता से पचने वाला भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए ताकि शरीर को अधिकतम विश्राम मिल सके, पाचन संस्थान को सुविधा हो और भोज्य पदार्थ का अभिशोषण शीघ्र हो सके। मतलब कि अधिक से अधिक पचाने वाला होना चाहिए और इससे जो सुपाच्य भोजन करने से जो है रोगी व्यक्ति के शरीर को आराम भी मिलता है। इसलिए हमें जब आहार की व्यवस्था करनी चाहिए तो उसमें हमें सुपाच्य भोजन ही अधिक मात्रा में रखना चाहिए। तीसरा है उच्च कैलोरी युक्त भोजन। जो रोगी का भोजन होता है तो उसमें अधिक से अधिक कैलोरी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जैसे कि ज्वर की दशा में व्यक्ति को भोज्य तत्व स्वस्थ दशा की स्थिति में अधिक देने चाहिए, क्योंकि ज्वर की अवस्था में तापमान बढ़ता है और उष्णता का क्षय अधिक होता है, परिणाम स्वरूप शक्ति का ह्रास होता है। इसलिए रोगी को ऐसा भोजन देना चाहिए जो 3000 से 4000 कैलोरी तक ऊर्जा प्रदान कर सके। सामान्यतः वजन की दृष्टि से रोगी को 80 कैलोरी प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलना चाहिए। दीर्घकालीन अथवा स्थायी रोगी को 2000 से 3000 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व देने चाहिए। ज्वर की अवस्था में क्या है कि जब शरीर होता है वो अधिक से अधिक मात्रा में कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हमें रोगी व्यक्ति के भोजन में 3000 से लेके 4000 कैलोरी ऊर्जा तक की भोज्य पदार्थों को रखना चाहिए, जिसमें कि उसे अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान हो सके और जो व्यक्ति का वजन हो उसी के हिसाब से उसे कैलोरी देनी चाहिए। अगला है पर्याप्त कार्बोज। रोगी के भोजन में पर्याप्त कार्बोज की भी मात्रा होनी चाहिए। ग्लाइकोजन भंडार की पुनः पूर्ति करने हेतु पर्याप्त मात्रा में कार्बोज लिया जाना चाहिए। कार्बोज की पूर्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से ग्लूकोज तथा लैक्टोज के रूप में शक्कर ली जाती है। जो कार्बोज की पूर्ति करने के लिए हमें चीनी की अधिक से अधिक मात्रा लेनी चाहिए। यह रक्त प्रभाव में एंजाइम क्रिया के बिना ही अवशोषित हो जाती है। श्वेत सार तथा शर्करा के माध्यम से 2900 से 3100 कैलोरी तक ऊर्जा मिलनी चाहिए। श्वेत सार तथा शर्करा के माध्यम से हमें जो है 2900 से 3100 कैलोरी तक ऊर्जा मिलनी चाहिए। तो ये पर्याप्त मात्रा में उसके कार्बोज की भी मात्रा होनी चाहिए। फिर अगला है वसा रहित भोजन। वसा रहित भोजन जो है होना चाहिए, उसमें क्या है कि क्रीम, मक्खन, संपूर्ण दूध तथा अंडे की जर्दी की एमल्सिफाइड वसा सरलता से अभिपाचनशील होती है तथा सांद्रिक रूप से शक्ति प्रदान करती है। कभी कभी जीभ मिचलाने के कारण वसा का उपयोग करना उचित नहीं होता है। जो क्रीम है, मक्खन है, इससे दूध है, तो इसको जो हम एमल्सिफाइड करते हैं तो ये सरलता से जो है पचाने वाला हो जाता है और इसमें सांद्रिक रूप से शक्ति जो है प्रदान होती है।
जब कभी कभी रोगी व्यक्ति का जी मिचलाने लगे तो उसे जो है वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशुद्धि के स्थान पर मक्खन निकला दूध रोगी को दिया जा सकता है। अगर जो ज़्यादा ज़रूरी है देना तो उसे जो है मक्खन निकला हुआ दूध देना चाहिए। 18 से 2000 कैलोरी तथा ऊर्जा वसा युक्त पदार्थों से उपलब्ध होनी चाहिए। जो भी हम पदार्थ दें उसमें जो है 1800 से लेके 2000 कैलोरी तक ऊर्जा ही होनी चाहिए। फिर अगला है विटामिन युक्त भोजन। विटामिन युक्त भोजन जो है चयापचय की क्रिया में मतलब पचाने की क्रिया में वृद्धि के कारण विटामिन ए, सी, एस्कॉर्बिक एसिड तथा बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा जो है रोगी को अधिक देनी चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बनी रहे। अगला है पर्याप्त खनिज लवण। पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण भी होने चाहिए, जैसे कि नमकीन, सूप व रस तथा अन्य भोज्य पदार्थों पर नमक छिड़क कर रोगी को पर्याप्त मात्रा में नमक देना चाहिए। जो हम सूप दे रहे हैं तो उसमें जो है खनिज लवण की मात्रा हम जो उसमें जो है नमक अगर जो हमें अधिक देना है तो सूप में या जो भी हम नमकीन चीज़ें जो दे रहे हैं उसमें जो है नमक की मात्रा अधिक कर देनी चाहिए। साधारणतया भोज्य पदार्थ पोटेशियम प्राप्ति के उत्तम माध्यम होते हैं। जो भोज्य पदार्थ होते हैं पोटेशियम प्राप्ति के उत्तम साधन होते हैं, परंतु उच्च व दीर्घकालीन ज्वर में भोज्य पदार्थों को सीमित मात्रा में ही रोगी को दी जानी चाहिए। जब व्यक्ति को अधिक तेज से अगर जो ज्वर है या ज़्यादा दिनों से वो बीमार है तो जो है उसे कम मात्रा में ही खनिज लवण देने चाहिए। इसलिए पोटेशियम की उपस्थिति उपयुक्त मात्रा रोगी को नहीं मिल पाती है। फलों के रस तथा दूध इस तत्व की प्राप्ति के अपेक्षाकृत उत्तम साधन है। अगला है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ जो है इसमें है पेय पदार्थ, फलों का रस, सूप, जल आदि के रूप में रोगी को प्रतिदिन लगभग 2500 से 5000 मिलीलीटर मिलना आवश्यक है। जो सूप है, जो जल है, उसमें फलों का रस है, सूप है, जल है आदि में जो है रोगी को प्रतिदिन जो है 2500 से लेकर 5000 मिलीलीटर मिलना आवश्यक है, क्योंकि स्वादिष्ट बनाने के लिए चीनी, ग्लूकोज, नमक, काली मिर्च, नींबू का प्रयोग रुचि के अनुसार करना चाहिए। इन चीज़ों का प्रयोग करने से जो है जो सूप है वो स्वादिष्ट भी हो जाता है और जो है पीने में भी आरामदायक रहता है। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम तरल पदार्थ जो है रोगी व्यक्ति को दे सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि रोग की अवधि में किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए और क्यों। तो रोग की अवधि में हमें तरल भोजन, सुपाच्य भोजन और विटामिन युक्त भोजन, पर्याप्त मात्रा में कार्बोज होना चाहिए, वसा रहित होना चाहिए। तो ये सारी जो भोजन है हमें उपयुक्त मात्रा में देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए। अगर जो व्यक्ति जो है मलेरिया रोग से पीड़ित है तो उसे किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। तो मलेरिया के बारे में देखो क्या है कि जी घबराना, बेचैनी रहना, ये जो है मलेरिया के लक्षण हैं। जी घबराना, बेचैनी रहना, उल्टी होना, शरीर का ताप कुछ समय के लिए बढ़ जाना ही मलेरिया के लक्षण हैं। अगर जो व्यक्ति का जी घबरा रहा है या बेचैनी हो रही है या उल्टी हो रही है तो ये सारे जो हैं लक्षण जो हैं मलेरिया के हो सकते हैं। ज्वर चढ़ने की स्थिति में रोगी को तरल भोजन जैसे नींबू का शरबत, मौसमी का रस तथा नारंगी का रस, सब्जी का सूप तथा दूध आदि दिया जा सकता है। जो व्यक्ति को अगर जो ज्वर आ रहा है तो उसे जो है नींबू का शरबत भी दे देना चाहिए या मौसमी का रस देना चाहिए या दूध, सब्जी का सूप आदि दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भोजन नहीं दिया जाना चाहिए। मलेरिया से अगर जो व्यक्ति पीड़ित है तो उसे जो है
तरल पदार्थ ही देने चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई ठोस भोजन नहीं देना चाहिए। ज्वर उतरने पर जो है, जब बुखार जो है उतर जाए तो उस दशा में साबूदाना दे सकते हैं। खिचड़ी तथा हरी सब्जियां, दाल तथा पानी तथा दूध रोगी को इच्छानुसार दिया जा सकता है। जब व्यक्ति को ज्वर आ रहा है तो उस दशा में उसे तरल भोजन देना चाहिए, और अगर जब उसके ज्वर उतर जाए तो उसे साबूदाना, खिचड़ी तथा हरी सब्जियां, दलिया, दाल का पानी तथा दूध जो है देना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं बहुत ही आसानी से पच जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो है मूंग की दाल, लौकी, तुरई व परवल की रेशेदार सब्जी तथा फुल्का या उबला चना भी हम दे सकते हैं। फिर इसमें सारणी बनाई गई है कि सुबह के नाश्ते में 6 बजे क्या देना चाहिए। दूध है, ब्रेड है, दूध मक्खन के साथ पनीर, पकौड़े, मूंगफली, फलों का रस, ये सब चीज़ें जो हैं सुबह के नाश्ते में होनी चाहिए। फिर है दोपहर का भोजन, इसमें है मूंग दाल, गोभी की सब्जी, दही, सलाद, खीर। फिर सायंकालीन का भोजन है, तो इस प्रकार इसकी एक सारणी बना लेनी चाहिए। इसी सारणी के अनुसार ही जो है रोगी व्यक्ति को भोजन देना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ कि मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है स्वस्थ व्यक्ति व रोगी व्यक्ति के भोजन में क्या अंतर है। स्वस्थ व्यक्ति और रोगी के भोजन में क्या अंतर है। तो स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगी की शारीरिक अवशेषों की क्रियाशीलता में पर्याप्त अंतर हो जाने से उनमें भी अंतर हो जाता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है और जो रोगी व्यक्ति है उसकी शारीरिक क्षमता में भी अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से उसे उसका जो भोजन है वो भी अलग कर देना चाहिए। तो रोगी को भोजन पेट भरने के लिए नहीं वरन रोगों में सुधार के लिए आवश्यक होता है। जो रोगी व्यक्ति होता है उसको पेट भरने के लिए भोजन नहीं कराया जाता है, बल्कि भोजन उसे इसलिए कराया जाता है कि वो जो है रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता पर्याप्त मात्रा में हो सके। अतः रोगी को भोजन रोग के अनुसार पोषक तत्वों की कमी या अधिकता करके दिया जाना चाहिए, जबकि स्वस्थ व्यक्ति सभी प्रकार का भोजन ले सकते हैं। जो रोगी व्यक्ति हैं उसमें रोगी व्यक्तियों के भोजन में अधिक से अधिक पौष्टिक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं। प्रयत्न यह होना चाहिए कि रोगी को तरल भोजन दिया जाए। भोजन की ऊर्जा शक्ति को घटा बढ़ाकर भोजन देना चाहिए। अधिक मिर्च, मसाले व घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी के भोजन में जो है तरल पदार्थों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और जो उसमें है मिर्च, मसाले और घी का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर भोजन न मिलने से बेचैनी एवं कष्ट होता है, जबकि रोग की अवस्था में रोगी की भोजन करने की इच्छा शक्ति मंद पड़ जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति तथा एक रोगी व्यक्ति के भोजन में निम्न अंतर होना चाहिए। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको समय समय पर भूख लगती है, और अगर जो भोजन नहीं मिलता है तो उसे एक बेचैनी बनी रहती है। और जो एक रोगी व्यक्ति होता है उसके जो भोजन के लिए इच्छा होती है वो बहुत ही कम पड़ जाती है, भोजन करने की इच्छा ही नहीं रह जाती है। तो इस दशा में उसे किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। तो इसमें अंतर क्या है कि रोगी को ठोस भोजन न देकर तरल एवं अर्ध तरल भोजन दिया जाना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है उसे ठोस भोजन न देकर अर्ध तरल एवं तरल भोजन देना चाहिए। दूसरा है रोगी को रोग की दशा के अनुसार भोजन की ऊर्जा शक्ति घटाकर या बढ़ाकर ही देना चाहिए। जिस प्रकार से व्यक्ति के जो रोग है उसी प्रकार से उस व्यक्ति को भोजन देना चाहिए। रोगी को विभिन्न प्रकार के सूप एवं रेशेदार भोजन अधिक मात्रा में देने चाहिए। रोगी के भोजन में घी, मिर्च, मसाले आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। तो ये था हमारा
एक स्वस्थ व्यक्ति तथा एक रोगी व्यक्ति के भोजन में अंतर। फिर अगला क्वेश्चन है कि रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाना चाहिए। तरल आहार बनाने की कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो तरल आहार क्यों देना चाहिए, ये क्वेश्चन देखो क्या है कि रोग की दशा में रोगी की शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, उसकी पाचन शक्ति का भी ह्रास हो जाता है। अतः रोग की दशा में उसे विशिष्ट प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। रोगी को दिया जाने वाला भोजन सादा, हल्का, संतुलित, ताज़ा एवं शरीर में पर्याप्त शक्ति व गर्मी उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति होता है उसकी शारीरिक जो क्षमता होती है कम हो जाती है और उसकी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। इस दशा में उसे तरल आहार ही देना चाहिए, जिससे कि उसके पचाने की क्षमता अधिक से अधिक मात्रा में बनी रहे पर्याप्त, और उसे जो है भोजन इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें पर्याप्त शक्ति व गर्मी उत्पन्न हो सके। तला एवं भुना हुआ भोजन रोगी को कदापि नहीं देना चाहिए। जो घी है, घी से तला हुआ या तेल से तली हुई चीज़ें जो हैं कम मात्रा में देनी चाहिए। उसे तरल, सादे, उबले एवं भोज्य पदार्थ चिकित्सक के परामर्श से देने चाहिए। जो तरल हम आहार दे रहे हैं वो भी हम डॉक्टर की सलाह से ही देने चाहिए हमें। तो इसकी भोजन जो है रोगी को दिए जाने वाले भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है तरल भोजन, दूसरा कम तरल भोजन, तीसरा है हल्का भोजन। अब ये तरल भोजन क्या है, वही अभी जो हम आगे बता चुके हैं कि दूध, इसके अंतर्गत जो तरल भोजन हम किन किन रोगियों में देते हैं। तो पेचिश जिस व्यक्ति को पेचिश का रोग हो गया हो या मोतीझरा का रोग हो गया हो तो उस दशा में हम जो है व्यक्ति को टाइफाइड की दशा में या टाइफाइड की दशा में भी हम जो है तरल भोजन हमें देना चाहिए। इसके अंतर्गत जो है दूध, छाछ, फटे दूध का पानी, चाय, कोको, फलों के रस, ओवल्टीन, अंडे की जर्दी का पानी, टोस्ट, जौ, चावल व दाल का पानी, विभिन्न सब्जियों के सूप आदि सम्मिलित होते हैं। जो तरल भोजन में है वो हमारे विभिन्न प्रकार के तरल भोजन सम्मिलित होते हैं। इनकी कुछ विधियां हम बता रहे हैं जिससे है जो है तरल भोजन तैयार किया जा सकता है। पहला है फटे दूध का पानी। फटे दूध का पानी जो है बनाने की विधि इसमें क्या है, तो सबसे पहले सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। सामग्री है 1/4 जो है 1/4 लीटर गाय का दूध, 1 कागजी नींबू। बनाने की विधि क्या है कि 1/4 जो लीटर गाय का दूध साफ पतीली में डालकर उबलने के लिए आग पर रख दीजिए। उबाल आते ही उसमें नींबू का रस डालिए। नींबू से दूध फटकर पानी व छेना अलग अलग हो जाएगा। पतीली को अधिक हिलाए बिना पानी को किसी साफ बर्तन में छान लीजिए। यही फटे दूध का पानी है, यह टाइफाइड के रोगी को देना चाहिए। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन की शॉर्ट आंसर में जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फटे दूध का पानी जो है किस रोगी को देना चाहिए। तो फटे दूध का पानी जो है टाइफाइड के रोगी को देना चाहिए और उसमें जो है स्वाद अनुसार जो है नमक भी मिला लेना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1/4 लीटर जो है गाय का दूध होना चाहिए और 1 नींबू होना चाहिए। तो जो दूध है उसको एक पतीली में उबलने के लिए रख देते हैं। उसमें जो उसमें उबाल आ जाता है तो उसमें जो है नींबू का रस जो है उसको हम डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो दूध होता है वो फट जाता है और दूध जो फटने के बाद जो है उसका पानी अलग हो जाता है। वही पानी में हम जो है नमक या जीरा जो है स्वादानुसार मिलाकर रोगी व्यक्ति को दे सकते हैं। तो ये हो गया फटे दूध का पानी, इसको बनाने की विधि। फिर आगे है दाल का पानी। दाल का पानी किस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें सामग्री है 1 बड़ा चम्मच छिलकेदार मूंग की दाल, 1/2 लीटर पानी, नमक और काली मिर्च। बनाने की विधि क्या है कि सर्वप्रथम दाल को बीन कर व धोकर साफ कीजिए। तत्पश्चात जो है
आधा लीटर पानी में दाल डालकर धीमी आग पर पकाइए। पकाते समय जो है उसमें जो है स्वादानुसार जो है नमक डालना चाहिए। गल जाने पर बचे पानी को साफ कपड़े में छानिए। यदि डॉक्टर अनुमति दे तो थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लेनी चाहिए। और यह जो जल है टाइफाइड के रोगी को दिया जाता है। तो दाल का पानी बनाने की विधि क्या है कि दाल को हम सर्वप्रथम आधे लीटर जो है पानी में उसको हम उबालने के लिए रख देते हैं और वो जो पक जाती है तो उसके बाद जो है हम उसे एक साफ कपड़े में छान लेते हैं, जिससे उसका पानी जो है अलग हो जाता है और उसमें हम नमक और काली मिर्च मिलाकर रोगी व्यक्ति को दे सकते हैं। तो दाल का पानी जो है टाइफाइड के रोगी को ही दिया जाना चाहिए। इसमें जो है उसको ज़्यादा ही फायदेमंद रहता है। फिर है आगे है जौ का पानी। इसको बनाने की विधि क्या है? इसमें है सामग्री है 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ जौ, आधा लीटर पानी और नमक व काली मिर्च। विधि क्या है? 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ जौ लेकर अच्छी तरह साफ कीजिए। जो जौ को है उसको हम साफ को पहले कर लेते हैं। इसके बाद में आधा लीटर पानी में आग पर उबलने के लिए रख देते हैं। जब ये पानी उबल जाता है तो उसमें जौ डाल देते हैं और धीमी आग पर तब तक हम पकाते हैं जब तक कि जो उसके दाने हैं वो बड़े ना हो जाएं और सफ़ेद और वो जब है बड़े होकर वो सफ़ेद हो जाते हैं। इससे क्या है तथा वह गल जाता है। बचे हुए पानी को छानकर उसमें नींबू का रस तथा नमक और काली मिर्च डालकर रोगी को देना चाहिए। जौ का पानी जो है पेचिश तथा गुर्दे के रोगी को देना चाहिए। जौ का पानी जो है वो रोगी पेचिश के रोगी को व जो जिस व्यक्ति के गुर्दे जो खराब हो गए हों तो उस व्यक्ति के लिए जौ का पानी जो है बहुत ही फायदेमंद रहता है। और ये जो बनाने की विधियां हैं ये भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आगे है चावल का पानी। अब चावल का पानी किस प्रकार से हम बनाते हैं? इसमें चावल लेते हैं और 3/4 लीटर पानी, थोड़ा और नमक। विधि क्या है? इसको भी हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। फिर इसको पानी में डालकर आग पर चढ़ा देते हैं और ये भी जब धीरे धीरे गल जाता है तो इसका भी हम पानी जो है छानकर रोगी व्यक्ति को नमक मिलाकर दे सकते हैं। तो जो चावल का पानी किस रोगी को देना चाहिए? चावल का पानी जो है पेचिश, अतिसार तथा टाइफाइड के रोगी को देना चाहिए। फिर आगे है टमाटर का सूप। जो इसको बनाने की विधि क्या है? और ये जो टमाटर का सूप है जो ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2-3 बार जो है बोर्ड पेपर में पूछा भी गया है। तो इसलिए जो टमाटर का सूप है इस पे अधिक से अधिक ध्यान देना। इसके बनाने की विधि क्या है कि 250 ग्राम टमाटर, थोड़ा नमक व काली मिर्च। बनाने की विधि क्या है कि जो टमाटर है उसको धोकर स्टील के बर्तन में थोड़ा पानी के साथ पकने के लिए आंच पर चढ़ा दीजिए। जब टमाटर गल जाएं तो उनके छिकले उतार लीजिए और उन्हें कुचल कर किसी बर्तन में छान लीजिए। जो टमाटर है उसको धोकर किसी बर्तन में रखकर जो है आंच पर हम चढ़ा देते हैं और जब टमाटर बिल्कुल गल जाता है तो उसे हम उसके जो छिलके हैं उतार लेते हैं और उसे कुचल कर किसी बर्तन में छान लेते हैं। उसका पानी जो है हम छान लेते हैं। पानी जो है छानने के बाद में उसमें नमक व काली मिर्च डाल देते हैं। यदि रोगी को घी मना ना हो तो जीरे का छौंका भी हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है टमाटर का सूप बनकर तैयार हो जाता है। और इसी प्रकार से जो है हम शलजम का भी बना सकते हैं। गाजर है, पालक, लौकी, इन सभी का भी हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि विटामिन एवं खनिज लवण जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो सब्जियों में है इसमें विटामिन और खनिज लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है और ये जो है कब्ज के रोगियों में या बूढ़े व्यक्तियों के लिए ही अधिक लाभदायक होता है। कब्ज के रोगियों व बूढ़े व्यक्तियों के लिए अधिक लाभदायक होता है टमाटर का सूप। फिर अगला है सब्जियों का सूप। सब्जियों का सूप इसमें बहुत सारी सब्जियां आ सकती हैं, जैसे टमाटर ले लो या चुकंदर है, पालक है, लौकी है, गाजर, परवल आदि।
और फिर है काली मिर्च या नींबू। बनाने की विधि क्या है कि सभी सब्जियों को धोकर छीलकर छोटे छोटे टुकड़े में काट लें, पानी के साथ उबलने के लिए रख दें। सब्जी गल जाने पर छन्नी या महीन कपड़े से छान कर नमक काली मिर्च मिलाकर रोगी को दे देना चाहिए। ये जो है सब्जियों का सूप जो है ये कब्ज़ के रोगियों को अधिक देना चाहिए, उनको ज़्यादा ही फायदेमंद रहता है। यह शिशुओं व वृद्धों के लिए, जो शिशु हैं जो जिनके दांत जो ना निकले हों तो उनको भी हम ये जो है सूप जो है दे सकते हैं। इसमें क्या है विटामिन व खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सब्जियों का सूप बनाने की विधि है। फिर आगे है आम का पन्ना। आम का पन्ना किस प्रकार से बनाया जाता है? जो आम का पन्ना है ये लू लगने पर जो है व्यक्ति को देना चाहिए। इससे जो लू से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको आम का पन्ना देने से जो है अधिक ही फायदेमंद रहता है। तो बनाने की विधि क्या है? सामग्री इसमें कौन से लेते हैं? कच्चा आम लेते हैं, नमक, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, पुदीने का रस, आधा लीटर पानी। तो कच्चे आम को राख में भून कर तथा ठंडा करके उनका छिकला उतार लेते हैं। जो है कच्चे आम को जो है हम राख में जो है भून कर उनका छिकला उतार लेते हैं। फिर उसे जो है छिले हुए आम को अच्छी तरह मथ कर उसका गूथा जो गूदा होता है वो अलग कर लेते हैं। गूदे को ठंडे पानी में घोल कर तथा रोगी को रुचि के अनुसार नमक, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, हरे पुदीने का रस व चीनी आदि मिला सकते हैं। आम का पन्ना जो है लू से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक रहता है। तो आम का पन्ना बनाने के लिए हम कच्चे आम का प्रयोग करते हैं। उसको राख में भूनकर उसका छिलका जो है उतार लेते हैं। फिर उसके जो गूदा होता है उसको जो है हम अच्छी तरह से पीस कर जो है उसमें हम नमक, काली मिर्च, जीरा आदि ये सब जो चीज़ें हैं स्वादानुसार मिलाकर हम रोगी व्यक्ति को दे सकते हैं। जो ये आम का पन्ना है लू से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अत्यंत ही फायदेमंद रहता है। तो आज हमने आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन बताए हैं रोगी का भोजन। इसके अंतर्गत जो हमने ये आपको क्वेश्चन बताए हैं ये आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। धन्यवाद।